नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12वीं का व्याकरण करेंगे। व्याकरण है शब्द भंडार। पहले हम शब्द सीखेंगे कि शब्द किससे कहते हैं। ये तो आप लोगों को आता ही होगा, जो हम 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में सीख चुके कि शब्द किससे कहते हैं, ये सब, अथवा तो शब्द का निर्माण कैसे होता है। ये पहले हम सीखेंगे शब्द। शब्द ये आपकी किताब है ना, इसमें भी ये प्रयोजनमूलक हिंदी व्याकरण शब्द भंडार है, जो आप उसमें एक बार पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। चलो, शब्द अक्षरों के सार्थक गठन को शब्द कहते हैं, जबकि एक या एक से अधिक अक्षरों का संयोजन किसी विशेष अर्थ को इंगित करता है, तब उसे शब्द कहा जाता है। એટલે કે છે કે એક જો કોઈ હોય એને આપણે અક્ષર કહીએ, પણ 1 2 3 એવા ઘણા બધા અક્ષર ભળી જાય, ક ખ એને આપણે અક્ષર કહીએ, પણ ક હોય, લ હોય અને મ હોય તો ક લ મ એ ભેગા થયા એટલે સંયોજન થયું, એટલે આપણે શું કહીએ? શબ્દ। वैसे शब्दों की रचना ध्वनि एवं अर्थ के मेले से होती है। इसी प्रकार एक अथवा अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थ ध्वनि को शब्द कहा जाता है, जैसे कमला, आम, अमरूद, आलू, आ, घर, झा, धीरे, परंतु, कछुआ आदि। शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे अथवा वर्णनात्मक। क्या ध्वन्यात्मक है ये तमे 10મા ધોરણમાં ગુજરાતીની અંદર શીખી ગયા છો। હિન્દીમાં નથી, પણ ગુજરાતીમાં તમને છે। વ્યાકરણમાં હતું, બરાબર ને? 10મા ધોરણની અંદર व्याकरण में वर्णनात्मक शब्दों को महत्व दिया जाता है। प्रत्येक शब्द अपने प्रतीक अर्थों का ग्रहण करता है, जो प्रचलित रूढ़ प्रयोगों पर आश्रित रहते हैं। शब्द के पृथक 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 એટલે अलग अलग शब्द के पृथक पृथक अक्षर का शब्द के अर्थ से कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन उसके यौगिक रूप का प्रतीक कार्य एक निश्चित अर्थ को ग्रहण कर लेता है। जैसे कमल शब्द का अर्थ है एक फूल विशेष, किंतु क वत्ता म वत्ता ल शब्दों के अलग अलग रूपों का कमल से कोई संबंध नहीं है। એટલે કે છે કે આપણે એક કમલ એ શબ્દનો અર્થ થાય કમળનું ફૂલ, પરંતુ ક પછી મ પછી લ એમાં અલગ અલગ શબ્દોનો તમે અર્થ કરો। કનો અર્થ શું થાય? કમળ થાય, ફૂલ થાય નહીં, પરંતુ આખો શબ્દ બની જાય તો એ अर्थ આપે છે। स्पष्ट है कि अक्षरों का गठन किसी विशिष्ट और निश्चित अर्थ को सूचित करने के लिए शब्द रूप होता है। भाषा स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील है, कि भाषा છે એ સ્વાભાવિક રીતે પરિવર્તન હોય છે, પરિવર્તન પામે છે, કે જે જગ્યાએ જે અનુસાર જે શબ્દ જે વાક્ય બોલાય અથવા જે અક્ષર બોલાય એ પ્રમાણે એનામાં પરિवर्तन આવે છે। समय अनुसार विश्वजनीन समस्त भाषाओं के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। संस्कृत अनेक शब्द पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश से मार्ग से तय करते हुए हिंदी में आए। इनमें कुछ शब्द यथावत है तथा कुछ देशकाल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए, विकृत बगड़ी गई है, बदल गए हैं। जो शब्द पूर्ण रूप में अपरिवर्तित रहे हैं वे तत्सम कहलाते हैं। परिवर्तित शब्द तद्भव कहलाते हैं। कुछ देशज होते हैं तथा कुछ विदेशी शब्दों को भाषा में ग्रहण कर लिया जाता है आदि। इस प्रकार भाषा के शब्दों का संयोजन अनेक प्रकार से होता है। શું કહે છે કે ભાષા છે એ સામાન્ય રીતે એનું બદલાવ આવે છે સમયની સાથે। જેવી રીતે આપણે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ, એક સરળ ભાષામાં કે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ તો જુઓ, કચ્છમાં જે ગુજરાતી બોલાય એ અલગ પ્રકારની હોય। તમે સૌરાષ્ટ્ર બાજુ જાઓ તો સૌરાષ્ટ્ર બાજુની જે ગુજરાતી હોય એ અલગ રીતે બોલાય હોય, એને બોલવાની રીત, એના કોઈક શબ્દ એ અલગ હોય। અને ગામડામાં જઈએ તો પણ એ થોડુંક ફેર હોય છે, એ અલગ પ્રમાણે બોલાય। બનાસકાંઠા બાજુ જાઓ, ગમે એ જગ્યાએ તમે જાઓ, અલગ અલગ જગ્યાએ ભાષા એ હોય, પણ એમાં જે શબ્દ હોય, બોલવાની ઢબ હોય, એમાં પરિવર્તન હોય છે। એવી જ રીતે કહે છે કે સંસ્કૃતના જે અમુક શબ્દ છે એ अलग अलग जगह थी अने एने हिंदी में एनो प्रवेश थयो छे, एटले एमां कंईक फेरफार थई अने अमुक जगह अमुक जे शब्दों होय छे ए बगड़ी गया छे अने अमुक छे ए बदली पण गया छे।
भाषा के शब्द, भाषा के शब्द कोश नित्य प्रति समृद्धता की ओर विकसित होता है। जैसे जैसे भाषा का व्यवहार परिवेश विस्तृत बनता जाता है, वैसे वैसे ही भाषा नवीन शब्दों को अपनाती जाती है। हिंदी में भी आज सीमित क्षेत्र में आबद्ध होकर रह जाए। जिन भाषाओं में नए नए शब्दों का संयोजन रुक जाता है, वह भाषा धीरे धीरे मृत प्राय हो जाती है। ब्रज भाषा इसी प्रकार की एक पूर्ण समृद्ध भाषा भी थी, जो अपने सीमित क्षेत्रीय शब्दों को प्राचीरों में ही बंधी रही। संस्कृत भाषा भी कालांतर में अपनी चरम विकास बिंदु पर आकर रुक गई, फिर धीरे धीरे विघटित होने लगी और फिर मृत प्राय मानी जाने लगी, जबकि इसमें आज भी गतिशीलता बनी हुई है। मैथिली और भोजपुरी आज की जीवंत भाषाएं हैं। કે શું છે કે ભાષા છે એ એનામાં થોડુંક થોડુંક પરિવર્તન આવતું જાય છે। हिंदी में प्रयुक्त शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। હવે કયા 4 આધાર છે એ આપણે જોઈશું। ક મૂળ સ્ત્રોત એમ વિકાસ કે આધાર પર, કે હિન્દી છે એનું વર્ગીકરણ જે મૂળ શબ્દો હોય અને એનો વિકાસ થયો એને આધારે, અર્થના આધારે, રચના કે આધાર પર, વ્યાકરણ में प्रयोग के आधार पर। क मूल स्रोत एवं विकास के आधार पर शब्द भेद। मूल स्रोत अथवा उद्गम के आधार पर इस दृष्टि से हिंदी के शब्दों को 6 भेदों में विभाजित किया गया है। 1 तत्सम, 2 अर्ध तत्सम, 3 तद्भव, 4 अनुकरणवाचक, 5 देशज, 6 विदेशज। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है, सांभळजो बराबर, तत्सम शब्दनो अर्थ। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। यह शब्द संस्कृत भाषा के निःसृत शब्दों के लिए ही विशेष रूप से प्रचलित है। संस्कृत शब्दों का मूल रूप जो हिंदी ने अपना लिया उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। એટલે કે અમુક જે શબ્દ હોય એને हिंदी अपनाવી લીધो એટલે એને તત્સમ શબ્દ કહે છે। तत्सम शब्द का अर्थ उसके समान, तत् उसके, संस्कृत के सम समान, કે એની જેમ સमान હોય એ। इस संस्कृत के आगत अविकृत शब्दों की संख्या हिंदी में विद्वान लगभग 45% मानते हैं। કે છે लगभग એની વધારામાં સંખ્યા કેટલી છે, વિદ્વાનો કેટલા માને છે, लगभग 45% જેટલી हिंदीમાં संस्कृत भाषाનો ઉપયોગ થાય છે। जबकि जब से हिंदी को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तब से इसमें संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक बढ़ गया है। कि જ્યારથી હિન્દીને ભારતની રાષ્ટ્રભાષા તરીકે જાહેર કરવામાં આવી છે ત્યારથી એની અંદર ઘણા બધા એવા સંસ્કૃતના શબ્દો જોવા મળ્યા છે અથવા વધી ગયા છે। भारतवर्ष के संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हिंदी का मूल स्रोत संस्कृत है। કે ભારતના કાયદાની અંદર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે હિન્દીની અંદર જે કાંઈ શબ્દો આવેલા છે મુખ્ય એ કેના છે, સંસ્કૃત ભાષાના છે, अरबी अथवा फारसी नहीं। परिणाम स्वरूप भारतवर्ष में सरकारी अधिष्ठानों के नाम, यातायात संबंधी सूचिकाएँ, यांत्रिक नामकरण, भूगोल, प्राणीशास्त्र आदि नामाभिधान में हमको संस्कृत के शब्दकोश की ही शरण लेनी पड़ती है। इस प्रकार संस्कृत तत्सम शब्दों का आधिक्य भाषा को समृद्ध कर रहा है। हिंदी में प्रयुक्त कुछ तत्सम शब्द इस प्रकार है: अधीन, अध्यक्ष, अज्ञान, आक्रमण, आक्रमण वो शब्द बराबर है, आश्रम, दधि, दुग्ध, देवता, दान, धूम्र, धातु, नगर, नवयुवक, प्राप्त, पिता, बंधु, बुद्धि, भक्ति, भ्राता, आम्र, उत्तर, शलाका, सपली, रक्त, कमल आदि। હવે આ બધા જે શબ્દો છે એનો ઉપયોગ થયેલો છે। આ બધા કયા શબ્દો છે? તત્સમ શબ્દ કહેવાય। હિન્દીની અંદર જે શબ્દો આવેલા છે ને એ તત્સમ શબ્દ કહેવાય, એટલે કે સંસ્કૃતના શબ્દ છે એના જેવા જ।
भाषा में कुछ विदेशी शब्द इतने प्रचलित हो जाते हैं कि उनके स्थान पर अपनी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का आरोपण भाषा को जटिल और अस्वाभाविक बना देता है, जैसे माचिस, रेल, लालटेन, कैमरा, बल्ब, साइकिल, सिग्नल, बॉलपेन, टिकट, पेन, पेन्सिल, आल्पिन, नीव आदि। હવે આ બધા જે શબ્દો છે એ કેવા હોય છે? જટિલ। शब्दों के लिए यदि संस्कृत के कोश को खोलकर नए नए शब्द लादे जाएंगे तो वे भाषा के सरल प्रवाह में पच नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त એટલે કે શબ્દ તમે સંસ્કૃતનો જે ઓલો કોષ ખોલો, ડિક્શનરી, તમારે ડિક્શનરીમાં તમે સમજશો, બરાબર? હા, એ ખોલો તો એમાં એવા એવા શબ્દો આપેલા હોય ને, સરળ ભાષાના શબ્દો હોય ને, તો પણ તમે સમજી શકો नहीं। संस्कृत भाषा आम शैली ने आम थोड़ी अगड़ी। इसके अतिरिक्त वे शब्द इतर भाषा भाषियों के लिए भी अभिव्यक्ति की दूरहता उत्पन्न कर देंगे। इस प्रकार भाषा प्रेम के बल्लाद आरोपण की संकीर्णता को अब कभी पनपने नहीं देना चाहिए। इससे भाषा का इससे भाषा का जन प्रसारण की दृष्टि से बड़ा अनिष्ट सिद्ध होता है। હવે આપણે તદ્ભવ શીખીશું। તદ્ભવ કેને કહેવાય? એટલે કે એકમાંથી બીજો ઉત્પન્ન થયો હોય એને કહેવાય તદ્ભવ। તત્સમ એટલે મૂળ શબ્દ અને તદ્ભવ તદ વત્તા ઉદ્ભવ એટલે એમાંથી ઉત્પન્ન થયો હોય એને કહેવાય તદ્ભવ, બરાબર ને? ચલો આગળ। जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं किंतु किंचित रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों को प्रयोग की सुविधा और उच्चारण के सरलीकरण हेतु हम जो स्वरूप प्रदान करते हैं वे ही तद्भव शब्द कहे जाते हैं। कि जे कोई एवो शब्द होय ने आपणे पोते सरल भाषा में शब्द उपयोग करिए तो एने शुं कहेवाय? तद्भव शब्द, के एमांथी उत्पन्न थयेलो शब्द। हिंदी में प्रयुक्त बहुत से ऐसे तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत और प्राकृत से आए हैं, इन्हें तद्भव कहा जाता है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है, आपणे हवे थोड़ा उदाहरण जोईशुं। अंधेरा, आधा, ऊंचा, खीरा, खेत, ग्राहक, दही, सावन, धीरज, धान, कान, माँ, नाक, हाथी, आठ, सा, बहु, दूध, इक, सात, आज, माथा, सांस, उंगली, अनूठा। हवे आवे छे अर्धतम शब्द। आ बधा तत्सम शब्द तद्भव शब्द था। हवे अर्ध तत्सम के अर्धा ए तत्सम जेवा होय अने अर्धा उद्भव जेवा होय ने कहेवाय अर्ध तत्सम। जो शब्द संस्कृत अथवा प्राकृत के निरस्तुत होकर कुछ ही परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। इनका परिवर्तित रूप तत्सम शब्द की अपेक्षा कुछ कम होता है। तत्सम शब्दों की तुलना में उत्तरसम शब्द अपने मूल शब्द से अधिक निकट जान पड़ते हैं तथा पूर्ण रूपे तत्सम नहीं होते। तत्सम, अतत्सम तथा तद्भव शब्द में अंतर इस प्रकार है। हवे आपणे एनामां शुं फेर छे ए आपणे जोईशुं। शुं फेर छे जुओ। तत्सम शब्द ने कर्म, अर्ध ने अतत्सम शब्द ने कर्म अने तद्भव ने काम। आपणे आम काम कर लईए, आपणे कर्म करीए। बीजो अक्षर, 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 अग्नि, अगिन, आग, कार्य, कारज, काम। अनुकरण वाचक। हवे अनुकरण वाचक कल्पित ध्वनि के आधार पर जिन शब्दों का गठन होता है उन्हें अनुकरण वाचक शब्द कहते हैं। जैसे फड़फड़ाना, चहचहाना, भनभनाहट, धमाका, गड़गड़ाहट, कई कई, चई चई, पई पई, मई मई, भय भय, कू कू, काँव काँव, पटाखा, चिल्लाना आदि। कुछ शब्द मूल शब्द के साथ भी किंचित परिवर्तन से इसके समीपार्थ को प्रकट करते हैं। यथा अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी फारसी, रूस, रसिया, रूसी आदि। कुछ अनुकारात्मक शब्द निरर्थक होते हुए भी सह शब्द की सार्थकता में सहायक होते हैं। એટલે શું કહે છે કે અમુક શબ્દ એવા હોય જો આ કઈ કઈ, ચાઈ ચાઈ, કેમ છે કે અમુક શબ્દ એવા હોય ને કે એ નિરર્થક હોય, એનો તમે એમને એમ આપણે સાંભળીએ ને તો એનો કોઈ અર્થ ન હોય, પણ એની સાથે કોઈ બીજો શબ્દ જોઈન્ટ થઈ જાય એટલે કે એની સાથે કોઈ સહ એટલે સાથે એની સાથે જોઈન્ટ થઈ જાય તો એને અનુકરણવાચી શબ્દ કહેવાય અને ત્યારે એનો અર્થ પણ કાંઈક નીકળે
છે, એટલે એ શબ્દ નિરર્થક હોતો નથી। जिस प्रकार छांड, फटफटिया, चमचम, टराना, खटखटाना, भीड़भाड़, धक्कम धक्कम, धक्कम धक्का, धमाधम आदि। હવે આ બધા જે શબ્દો છે એ એકબીજાને સાથે ફટ હોય તો એની યાર ફટી આવી તો ફટ આપણે ખબર પડી જાય, ચમ હોય તો ચમચમ આવી જાય તો આપણે સમજાઈ જાય, ખટ તો હોય તો ખટખટાના તો આપણે ખબર પડી જાય કે હા આ અવાજ, એ રીતે। હવે આગળ જોઈશું દેશજ, એટલે આપણે દેશી ભાષા। जिन शब्दों को व्युक्ति का कुछ भी पता नहीं चलता और जो बहुत समय से भाषा में प्रयुक्त होते रहे हैं, ऐसे शब्दों को देशी शब्द कहते हैं। એટલે કહે છે કે અમુક શબ્દ એવા હોય કે એના અર્થ બર્થની કાંઈ ખબર ન હોય પણ ભાષામાં એ હંમેશાનો ઉપયોગ થતો હોય તો એવા શબ્દને શું કહેવાય? દેશજ। જે આપણા ગામડાની એવી ભાષા હોય ને એ। प्रायः ऐसे शब्दों का उद्गम जन प्रांगण से होता रहता है जिनका निश्चित स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता। व्यवहार भाषा के क्षेत्र में पैदा होने से ही उन्हें देशज कहा जाता है। इन शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत की किसी धातु अथवा व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है। इन्हें लोक भाषा की उपज कहा जा सकता है क्योंकि ऐसे शब्दों की अधिकता लोक भाषा में ही पाई जाती है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है, એટલે આપણે કંઈક એવા ઉદાહરણ જોઈએ કે એવી ભાષા કઈ કઈ હોય છે। रोटी, रसिया, धोबी, भंगी, कंजर, धोती, जूता, लंगोटी, खीचोड़ी, पगड़ी, लोटा, गपला, कबड़ी, टट्टू, टटिया, चजपत, घूरता, टीस, पेड़, डोर, सोटा, डिबिया, भेड़िया, साफा, साफी, घाघर, रस्सा, तेंदुआ, चिड़िया, बजरबट्टू, कलाई, बियान, कटोरा, कटोरी, डोंगा, ढेंचा, घाट, पड़पटी, सिल्ली, बुकना, एठा, ठाकुर, मेढा, डाब, बाबाजी, ढेंगुली, छोरा, छोरी, बाजरा, गागरा, तरकारी, अढैया, पौछा आदि। आ बधा कया शब्द कहेवाय छे? देशज। विदेशज, जो शब्द विदेशी भाषा के होते हुए भी हिंदी में समाहित होकर हिंदी के ही होकर रह जाते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। इन्हें आगत अथवा गृहित शब्द भी कहा जाता है। શું કહે છે? જો ભાષા વિદેશ શબ્દ હોતે વિદેશી ભાષાથી આવી અને हिंदीમાં समाई गयो એને કે विदेशज। ये शब्द अन्य देश की भाषा से आए हुए विदेशी मूल के शब्द हैं। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो दैनिक बोलचाल में प्रयुक्त हो। हिंदी में एवं घણા બધા એવા શબ્દો છે કે આપણે રોજિંદા જીવનમાં એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, किंतु वे विदेशी भाषा के होने पर भी स्वदेशी जैसे ज्ञात होते हैं। जो એ વિદેશી ભાષાના શબ્દો તો છે જ, છતાંય પણ આપણે એમ લાગે કે આપણા પોતાના દેશની ભાષાના શબ્દો છે। જેવી રીતે જુઓ, સાંભળો કે इनमें से निम्नलिखित विदेशी भाषाओं के सर्वाधिक भिन्न भिन्न शब्द समाविष्ट है, जैसे अरबी, फारसी, पश्तो, तुर्की, अंग्रेजी आदि। હવે આ બધી ભાષાના શબ્દો છે એ હિન્દીમાં આવી ગયા છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આવું ને આવું એક છે, જો તમારી ચોપડી ખોલશો ને એની અંદર જ છે કે વ્યાકરણ, શબ્દ નિર્માણ, એ હવે આના જેમ જ છે, વિદેશી શબ્દ એ બધું બરાબર ને। એ આપણે તમે તમારી મેળે થોડું ઘણું એ જોજો અને કરજો। ધન્યવાદ।